हे एवरीबॉडी, मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से चैनल दीप नॉलेज पे। और आप जैसा कि देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी लिखा हुआ है। और मेरी बायोलॉजी की फर्स्ट सीरीज पढ़ी है, इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी हुई है आई थिंक। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे साइटोलॉजी के बारे में। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वीडियो के एंड में, मैंने एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि बायोलॉजी को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको साइटोलॉजी जानने की बहुत ज़रूरी होगी। साइटोलॉजी होती क्या है इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब साइटोलॉजी शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी चंद बातें कर लेते हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में एक पेपर गुजरा है, उस पेपर का नाम तो मैं नहीं लूँगा कौन सा गुजरा है, बट अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक पेपर हुआ है। उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे बायोलॉजी के ही, और बायोलॉजी के साथ जीके के भी क्वेश्चन थे। और उस जीके के उस बायोलॉजी के क्वेश्चन में मैं जहाँ पे भी टीच करता हूँ अभी ऑफलाइन सेंटर्स पे, वहाँ के पढ़ाई हुए बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर भी वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपका काम है कि उसको जितना हो सके जल्द से जल्द नोट कर लेना, उसको जल्द से जल्द पढ़ लेना, ठीक है। ये नहीं कि अरे नहीं ये तो पढ़ा रहे हैं पता नहीं क्या कुछ समझ में नहीं है। यार समझ में क्यों नहीं आएगा, जब आप हम पे विश्वास करोगे तब तो समझ में आएगा। विश्वास करो हम पे, ठीक है। विश्वास के साथ हमारे साथ आगे बढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा, पूरा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी आप देख पा रहे हो और आज हम पढ़ाएंगे क्या आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहला चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइटोलॉजी। क्या नाम है? साइटोलॉजी, ठीक है जी। साइटोलॉजी शब्द में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है बहुत पहले से। क्या? अब साइटोलॉजी क्या होता है, देखो साइटोलॉजी का मीन्स होता है कि साइटो मीन्स होता है आपका सेल। क्या होता है जी? सेल होता है। और लॉजी मीन्स क्या होता है जी? तो लॉजी मीन्स होता है स्टडी। साइटो मीन्स होता है सेल और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी होता है। तो जिसका मतलब होता है कि सेल को हिंदी में कहेंगे कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे बाबू। और स्टडी को मतलब क्या हुआ? अध्ययन। क्या हुआ? अध्ययन हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। बट अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए व्हाट इज सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी क्या है, तो सेल बायोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज सेल बायोलॉजी। मतलब कोशिका का जीव विज्ञान भी बोला जाता है। इसी साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। और इसी साइटोलॉजी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं सेलुलर बायोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलुलर बायोलॉजी कहा जाता है। मतलब एक नाम, एक जो टॉपिक है साइटोलॉजी, इसके तीन नाम होते हैं, सेलुलर बायोलॉजी, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बेहतरीन लगा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपसे ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि बताइए हु इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। मतलब कि साइटोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? तो आप कहेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। मीन्स रॉबर्ट हुक वह व्यक्ति हैं जिन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी मीन्स साइटोलॉजी का जनक बोला गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आपसे तीसरा पॉइंट यह है हमारा दूसरा कि बताइए ये जो साइटोलॉजी टर्म है, ये जो साइटोलॉजी जो टर्म है, जो शब्द है, यह दिया किसने? किसने कहा कि इसे हम साइटोलॉजी बोलेंगे? यह शब्द किसने दिया? तो यह शब्द देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हर्टविग। क्या नाम था? हर्टविग। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हर्टविग है, ठीक है। अब यहीं पे एक सवाल और आपसे है कि बताइए हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये तो साइटोलॉजी के पिताजी हैं भाई साहब, साइटोलॉजी के जनक हैं ये। अब मॉडर्न साइटोलॉजी की हम बात कर रहे हैं आपसे, तो मॉडर्न साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो मॉडर्न साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है आपका किसे? तो आप कहेंगे मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज नोन एज कार्ल पी स्वानसन। कौन है?
कार्ल पी स्वानसन। क्लियर है बात? कार्ल पी स्वानसन। अगर हम आपसे बात करें कि बताइए फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जा रहा है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम बताइए। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक लिखी गई है? माइक्रोग्राफिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसी कार्ल पी स्वानसन के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है आपका क्या? सेल। उस बुक का नाम क्या है? सेल। मतलब सेल नामक किताब लिखी गई है कार्ल पी स्वानसन के द्वारा। माइक्रोग्राफिया नामक किताब लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिसको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है, और स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोला जाता है। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब जब मॉडर्न की बात कर लिए, साइटोलॉजी की बात कर लिए, तो अपने भारत देश की भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे बेटा। क्या करेंगे? तो लिखो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की बात करेंगे आपसे हम। किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है आपके A.K. शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? A.K. शर्मा को कहा जाता है। मीन्स अरुण कुमार शर्मा इनका नाम है, जिन्हें हम A.K. शर्मा कहेंगे। सभी चीज समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छे। अब इसके आगे की कहानी जान ले क्या जी? अब इसके आगे की कहानी जान लेते हैं। देखिए, अब बात करते हैं आपसे, जब हम साइटोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति अगर हैं जो जिन्होंने सेल की खोज की, तो अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या बात करेंगे आपसे? डिस्कवरी ऑफ सेल। मीन्स की कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट हुक साहब। किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका को खोजा था। कब खोजा था? 1665 मतलब 1665 में खोजा था। कहां पर खोजा था? बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाल में खोजा था। बार्क ऑफ ट्री में खोजा था। किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने। साल कौन सा था? 1665 का। अब इस बार्क ऑफ ट्री में जब इन्होंने खोजा था सेल को, तो इन्होंने जब देखा तो उनको इस प्रकार से दिख रहा था। किस प्रकार से दिख रहा था? इस प्रकार से दिख रहा था। इसमें जो है उन्होंने कहा कि ये जो बीच में जगह है ना, पूरा का पूरा कैसा है? खाली है। क्या है? खाली है, एम्प्टी स्पेस है। मतलब कि जब उन्होंने अपने एक माइक्रोस्कोप में इस बार्क ऑफ ट्री को देखा, पेड़ की छाल को ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक साहब ने, तो उन्होंने देखा कि इसमें जो है जो एक स्पेस दिख रहा था, खाली स्पेस, उसी को इन्होंने कहा कि यह क्या है? तो यह सेल है। यह क्या है? यह सेल है। बट इन्होंने सेल नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूं कि इसे सेल बोला गया, पर उन्होंने इसे सेल नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि यह एक क्या है? तो यह एक सेलुला है। क्या है? सेलुला है। बात समझ में आया? तो मतलब कि रॉबर्ट हुक साहब ने पेड़ की छाल में जिस कोशिका को देखा था, उस कोशिका को कौन सा नाम दिया? सेलुला नाम दिया था। और अगर हम बात करें कि रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा देखा गया सेल कैसा था, तो वो एक प्रकार का डेड सेल था, मतलब मृत कोशिका था। तो डेड सेल की खोज करने वाले व्यक्ति रॉबर्ट हुक साहब थे। पर रॉबर्ट हुक साहब ने यह नहीं बताया था कि इसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। बस उन्होंने कह दिया कि भैया एक पेड़ है, पेड़ के छाल को ऑब्जर्व करेंगे तो डेड सेल दिख जाएगा। बात समझ में आया? बहुत अच्छा लगा। अब अगर आपसे बात की जाए कि बताइए लिविंग सेल की खोज फिर किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, मतलब एवी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम लिखेंगे? एवी ल्यूवेनहॉक साहब। ये एवी ल्यूवेनहॉक जी ने लिविंग सेल की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। किस में खोजा था? बैक्टीरिया में खोजा था। किस में खोजा था? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में खोजा था। बात समझ में आ रहा है? कब खोजा था? तो 1676 मतलब 1676 में खोजा था। 1676 में खोजा गया था, बैक्टीरिया में खोजा गया था। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यही बात करें कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक साहब का नाम आता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनको जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है किसे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक साहब को। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक साहब जो है उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, जीवित कोशिका को खोजा था। बात समझ में आ रही है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत है बताइएगा, सब कुछ सोल्यूशन यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होता है? अब अच्छा, यहाँ पे हमने आपसे इतनी बात की, अगर हम आपसे बात करें कि बताइए स्पर्म का नाम सुना क्या? शुक्राणु, ठीक है, जिसे शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म का नाम सुना क्या? आरबीसी का नाम सुना क्या? रेड ब्लड सेल जिसे बोला जाता है। प्रोटोजोआ का नाम सुना क्या आपने? प्रोटोजोआ का नाम सुना क्या? ये जो स्पर्म है, ये जो आरबीसी है, ये जो प्रोटोजोआ है, इन सब की खोज किसने की थी? इन सब की खोज करने वाले भी व्यक्ति कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक साहब थे। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा गया? ल्यूवेनहुक साहब को। क्यों? क्योंकि लिविंग सेल की खोज की थी, बैक्टीरिया में खोजा था। 1676 वो वर्ष था जिस वक्त इन्होंने इस सेल को खोजा था। क्लियर है बात? अब आगे बात कर लेते हैं आपसे। अब क्या बात करेंगे आपसे? अब हम बात करेंगे आपसे कि बताइए सेल थ्योरी। किसकी बात करेंगे? सेल थ्योरी की आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपसे किस पे? सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत बोला जाएगा इन्हें। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका सिद्धांत बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलेंगे? कोशिका सिद्धांत बोलेंगे। अच्छा, अब ये सेल थ्योरी क्या है सर? सेल थ्योरी कहता है कि सेल में मौजूद जो भी फंक्शंस हैं, जो भी कार्य कोशिका के अंदर होता है, वो सब कहाँ पढ़ा जाता है? कोशिका के सिद्धांत में पढ़ा जाता है। बात समझ में आया? तो सर इसको दिया किसने? तो सर इसको देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था सर? स्लाइडेन नाम था सर। और एक साथ में इनको कौन व्यक्ति थे? स्वानसन। क्या नाम था सर? सॉरी, स्वानसन नहीं, स्वान। क्या नाम था सर? स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया, मतलब कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्लियर है? अब कब दिया था सर? तो इन्होंने 1839 में 1839 में सेल थ्योरी दिया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा होगा। और इसी 1839 में एक व्यक्ति थे स्लाइडेन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे ये बॉटनिस्ट थे। और ये क्या थे? ये जूलॉजिस्ट थे। ये ब्रिटेन जूलॉजिस्ट थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन क्या थे? बॉटनिस्ट थे, और स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, जो 1839 में सेल थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि जो एक सेल का निर्माण होता है ना, जो एक कोशिका का निर्माण होता है, वह किससे होता है? तो वह दूसरे कोशिका से ही बनता है। वह दूसरे कोशिका से बनता है। कहने का मतलब कि एक कोशिका का निर्माण दूसरी कोशिका से ही होता है। ये किसने बोला? स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने बोला। बात समझ में आया यहाँ पे? अच्छा, इसके बाद एक और व्यक्ति आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चाउ। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चाउ। नाम देखिए, नाम कैसे याद रखना है आपको? आपको नाम याद रखना है सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। अब आपके शरीर में कोशिका की बात करें तो कोशिका बहुत सारी है, वो हम बताएंगे कितनी अभी, पर बहुत सारी कोशिका हैं। अब बहुत सारी कोशिका है तो उसको एक व्यक्ति तो लॉन्च नहीं ना करेगा, दो व्यक्ति लॉन्च करेंगे। तो दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, एक एस है, ये भी एस है, डबल एस मान लो। एस स्क्वायर ने जो है सेल थ्योरी की खोज की, यहाँ से काम खत्म। एस स्क्वायर ने सेल थ्योरी की खोज की है, जिन्होंने बताया कि एक सेल का निर्माण दूसरे सेल से होता है। कब? 1839 में बात है। 1839 में तीन डेट हमने बताया, 1665, 1676, 1839, ये तीन डेट हमने बोला है। इसमें मृत कोशिका की खोज होती है, इसमें जीवित कोशिका की खोज होती है, इसमें कोशिका का सिद्धांत दिया जाता है। एस स्क्वायर नाम याद रखो, सेल थ्योरी पूरी की पूरी कवर। अब यहाँ आता रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ क्या है? तो रुडोल्फ विर्चाउ वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एक थ्योरी दिया था सेल के लिए, उसका नाम था ओमनिस सेलुला
ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ये क्या है सर? तो ये थ्योरी दिया गया था रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा। बात समझ में आया है? ऑमनिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी दिया गया था रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा। इन्होंने कहा था कि ऑमनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। बात समझ में आया? और सेलुला का मतलब होता है सेल, सेलुला का मतलब होता है सेल, मतलब एक कोशिका का निर्माण, मतलब एक कोशिका का निर्माण जो होता है उसी कोशिका से होता है। एक ही जो जैसे इन्होंने कहा कि सेल का निर्माण दूसरे कोशिका से होता है, मतलब कहने का कि एक सेल से दूसरा सेल बनेगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला प्री एग्जिस्टिंग सेल, सपोज कि यह सेल है तो इसी सेल से एक नया सेल बनेगा, ऐसे, कैसे? ऐसे। इसी सेल से फिर एक नया सेल बनेगा, ऐसे। तो एक ही सेल से बहुत सारे सेल का निर्माण होना, मतलब कि ऑमनिस सेलुला ई सेलुला होता है। और सेल से ही सेल का निर्माण होता है, यह बात स्लाइडेंसॉन ने बताया। और एक ही सेल से बहुत सारे सेल का निर्माण होता है, यह बात रुडोल्फ विर्चाउ साहब ने बताया था। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? बहुत नहीं समझ में आएगा तो आगे बहुत दिक्कत करेगा, याद रखिएगा। पर हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल थ्योरी अच्छा होता क्या है और सेल है क्या आखिरी, ये आपको आज ही समझ में आ रहा होगा। और हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या करना है आपको, और भी लोगों को बताना है कि भाई साहब क्लास यहाँ पे चलती है बायो की बहुत अच्छे तरीके से। अगर पढ़ना चाह रहे हो तभी आना, पढ़ना चाह रहे हो तभी आना, या मजाक नहीं चलता है, पहले बता रहे हैं। मजाक करना होगा तो उसके लिए किसी और दिन भी हम बुला लेंगे आप सभी को। अब एक होता है मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या होता है? मॉडर्न सेल थ्योरी। जो मैंने बताया वो सेल थ्योरी था। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी का मतलब जिस व्यक्ति ने जो जो बात बोली वो बात वहां रखी गई। और मॉडर्न सेल थ्योरी में कहा गया है कि जो जितने व्यक्ति जो भी बात बोले उन सबको एक सीरीज में बताना, उसी को मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में सबसे पहला क्या आता है कि ऑल सेल, जितनी भी कोशिका है सब कैसी होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल होती, मतलब एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। यह बात कही गई कहां पे? आपके मॉडर्न सेल थ्योरी में। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऑल लिविंग, जितनी भी सजीव हैं वो सब किससे बनी हुई होती हैं? पूरी की पूरी बनी होती हैं सेल से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? सेल से बनी होती हैं। वह सेल एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। मतलब कि जितनी भी लिविंग बीइंग हैं, जितनी भी सभी जीव जंतु हैं, वो सब के सब एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और एक सेल का निर्माण जो होता है वो उसी सेल से होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब तीसरी बात क्या बोली गई कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का मूल इकाई किसे माना गया है? तो कोशिका को माना गया है, सेल को माना गया है। बाबू किस लिए माना गया है? क्योंकि जो बेसिक यूनिट, इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपके शरीर में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे जो भी काम कर रहे हो, जैसे देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, खा रहे हो, बोल रहे हो, ये सब में सेल है। ये सब सेल ही काम कर रहा है। ये जो काम हो रहा है ये सब कोशिका ही कर रही है। ये कोशिका बहुत बड़ी पहाड़ नहीं अलग से, ये कोशिका ही काम कर रही है। तो ये जब कोशिका ही काम कर रही है तो इसलिए उसे क्या बोला गया है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई है वो। बात समझ में? इकाई का मतलब आप समझो कि बहुत बेसिक चीज बताते हैं आपको कि आपके घर में मान लो बहुत सारे सदस्य हैं। अब नंबर ऑफ पीपल्स इज प्रेजेंट इन योर होम, बहुत सारे सदस्य आपके घर में मौजूद है। उस घर में चलती किसकी है? उस घर में चलती उसकी है जो उस घर को चलाता है। फॉर कोई होगा जो बहुत कमाने वाला होगा, जो उस घर को चलाने वाला होगा, कोई होगा जो क्या करने वाला होगा, तो उसमें उसकी मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर उसकी बातें सुनी जाती होंगी। तो हर व्यक्ति वहां पे मौजूद है, तो चलती भी उन्हीं की है। तो इसी प्रकार उन्हें क्या बोला गया? यूनिट है, वो इकाई है।
वो अकेले ही हैं और कोई उनके जैसा वहां पे नहीं है। ठीक उसी प्रकार सेल जो काम करता है अपने बॉडी में, अपनी ह्यूमन, अपनी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वह काम कोई और नहीं करता, बिना सेल के वह काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। और सेल की बात करें तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब कि कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक के साथ साथ आपका क्या कार्यात्मक इकाई भी मानी जाती है। मतलब हर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है और कार्य जो होता है वो अलग होता है, इसीलिए इन्हें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। जैसे कान वाला सेल है तो उसका स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसे, ऐसे है, कैसे ऐसे करके है। अब ये ऐसे करके अगर इसका स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या है, सुनना, तो यहाँ पे काम भी अलग हो गया और इसका स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक भी इसका अलग हो गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया। आंख की बात करें, आंख क्या है, तो आंख आपका क्या कर रहा है, तो आंख आपका देख रहा है, तो इसका क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है और काम क्या कर रहा है, देखने का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या है, फंक्शनल है। मतलब हर सेल के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी फंक्शनल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। दैट इज द रीजन इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। बस ध्यान देकर सुनते रहिए, कहानी सुनिए, आपको रटने की जरूरत आवश्यकता है नहीं याद रटने की से, ठीक है, याद तो यही हो जाएगा आपको। केवल क्लास में ध्यान लाकर एक बार सुन लीजिए इस चीज को। बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, मॉडर्न सेल थ्योरी में ये चीज होगी। अब आते हैं, आपसे क्या पूछते हैं, अब हमें एक क्वेश्चन बताइए, ये हमें बताइए क्या है। अच्छा बहुत बढ़िया है कि बताइए नेशनल सेंटर, क्या बताएंगे, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस का मुख्यालय कहां पर मौजूद है, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। और दूसरा, अगर आपसे पूछें कि नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, कोशिका की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र अगर बात करें, विज्ञान संरक्षण केंद्र की मुख्यालय कहां पर मौजूद है, तो आप कहेंगे पुणे में मौजूद है। कहां पे मौजूद है, पुणे में मौजूद है। और नंबर ऑफ सेल्स की बात करें कि मौजूदा शरीर में कोशिका की संख्या क्या है मानव शरीर में, तो 10 के पावर 14 में 10 टू द पावर 14, मतलब 10 के घाते 14। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए नेशनल टोबैको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, भाई साहब एग्जाम में रिपीटेड आते, पता है कि जब यहां से क्वेश्चन आना है तो हम दूसरी जगह क्यों जाए। ठीक है, तो नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, यह कहां पर मौजूद है, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए कहां पर मौजूद है, तो आप कहेंगे यह मौजूद है आपका, कहां, नहीं, आपका मौजूद है आंध्र प्रदेश में। कहां पर मौजूद है, आंध्र प्रदेश में मौजूद है, आंध्र प्रदेश में मौजूद है आपका नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात समझ में आ रहा है? अगर आंध्र प्रदेश में पूछ ले कहां पर, तो आप कहेंगे राजमुंदरी। इसको टोबैको समझ रहे हो ना, तंबाकू, और तंबाकू आजकल जान रहे हो कितने लोग हैं, सब राजा बनने की प्रयास में लगे, तंबाकू ले रहे हैं, राजा बनेंगे, तो राजमुंदरी वहीं कर लेना। क्या कर लोगे, राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में इसका सेंटर मौजूद है। और नेशनल टोबैको डे हर वर्ष कब मनाते हैं, तो 31 मई को मनाया जाता है। यह भी आपको पता है कि बालाजी पढ़ाते पढ़ाते जीके कैसे पढ़ा रहे हैं यार, क्लियर हो पा रहा है सब, बहुत अच्छे। अच्छा, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा पूरा का पूरा। नंबर ऑफ सेल्स 10 टू पावर 14 होते हैं अपने मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब तो ये तो बहुत सारी बातें हो गई आपसे, ये तो आपसे बहुत सारी बातें हो गई आज। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे सेल के क्या, तो सेल की थोड़ी सी टाइप में बात कर लेते हैं कि भाई साहब कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। तो जी कोशिका के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यूनिसेलुलर, क्या होता है जी, यूनिसेलुलर होता है सर। और सेकंड क्या होता है सर, तो सेकंड आपका मल्टीसेलुलर होता है सर। क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है सर। अब यूनिसेलुलर क्या है सर, तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। अभी हमने बताया था सेलुलर बायोलॉजी,
तो यूनि का मतलब सिंगल, मतलब एक कोश, एक, और सेल का मतलब कोश का मतलब एक कोशिकीय। वो जीव जंतु जिनके अंदर एक कोशिकीय होते हैं वो पूरे के पूरे क्या कहलाएंगे, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। जो किससे बने हो, एक सेल से बने हो, एक कोशिका से बने। अब एक कोशिका का मतलब ये नहीं होता बाबू कि नहीं यही एक कोशिका है सर, यही एक कोशिका का मतलब है कि सपोज करो यह क्या है, यह क्या है, ये मान लो अमीबा, मान लो इसे, इसे क्या मान लो अमीबा है। अमीबा का नाम तो सुना होगा, अमोबा, अमोबा बहुत लोग कहते हैं इसे। तो अमीबा, अब अमीबा में क्या है ना कि इनके अंदर जो सेल होता है वो एक ये न्यूक्लियस होता है और एक फ्लूइड मटेरियल ऐसे भरा हुआ होता है। बात समझ में आ रहा है, एक फ्लूइड मटेरियल इनके अंदर भरा हुआ होता है। मतलब कहने का है सिंगल सेल का कि एक ही सेल जो है, जो एक सेल मौजूद है वो सबका कार्य एक जैसा होता है, इसलिए उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। मतलब वह सेल, वह कोशिका जिसका कार्य एक जैसा होता है। जैसे हमारे इस सेल का कार्य क्या है, इस सेल का कार्य है देखना। तो देखना का मतलब कि केवल हर बॉडी में जहां भी सेल है सबका काम है देखना और कोई काम नहीं करना। तो इसलिए यूनिसेलुलर उसे कहेंगे वो सेल जिसका काम एक जैसा हो पूरा का पूरा, डेट इज यूनिसेलुलर। अब एग्जांपल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के लिए। उदाहरण बहुत है, उदाहरण कैसे, अमीबा, क्या कहोगे अमीबा, साथ ही साथ यूग्लिना, क्या कहेंगे यूग्लिना, साथ ही साथ आपका पैरामीशियम, क्या कहेंगे पैरामीशियम, साथ ही साथ आपका बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया, और एक होता है ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक होता है, इसी कवक का प्रकार होता है ईस्ट। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब के सब क्या है, एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। और मल्टी का मतलब बहुत सारे, मल्टी का मतलब बहुत सारे, मल्टीप्लाई समझ लो कि बहुत सारे। और सेलुलर का मतलब सेल, मतलब एक ऐसी कोशिका जिसमें हर प्रकार का कार्य जो है, हर सेल का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। हर कोशिका का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है, दैट इज कि वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे इन्हें, बहुकोशिकीय। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इस बहुकोशिकी में सारे आ जाएंगे जितने भी बचेंगे, इसके अलावा जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होंगे सब के सब इसी में आ जाएंगे। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन किस में आएगा, मल्टी सेलुलर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे हर सेल का काम जो है वो अलग अलग है, इसलिए वो मल्टी सेलुलर आ रहा है, बहुकोशिकीय से मिलकर बने। यूनिसेलुलर एक जैसे सेल से मिलकर बने, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। और आपका काम आपसे पूछा मैंने ये है कि क्वेश्चन बताइए यूग्लिना जो है ना, यूग्लिना ये किसकी बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। कनेक्टिंग लिंक का कहने का मतलब है कि किन दो चीजों को जोड़ने का काम करती है ये यूग्लिना। किसके दो, कौन सी ऐसी दो चीजें जिनके बीच एक कनेक्शन का काम करती है, लिंक का काम करती है। अब वो काम है आपका पता करना, कनेक्टिंग लिंक ऑफ यूग्लिना किन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच का होता है। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा अब इसके आगे बात कर ले क्या, अब हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेल मतलब कोशिका के बारे में जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है उसके बात कर लेते हैं। बात समझ में आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होती हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल, जो सेल की कोशिका की जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट होती हैं उसकी बात करें। सबसे पहला पॉइंट क्या, लार्ज, बताइए सबसे छोटी, सॉरी स्मॉलेस्ट सेल की बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। बताइए सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहे हैं सर, तो सबसे छोटी कोशिका होगी माइकोप्लाज्मा की। किसकी होगी सर, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। बात समझ में आ रहा है, मेरा जो कोप्लाज्मा है बहुत बड़ा छोटा सा कोशिका है सर। और कैसे सर माइकोप्लाज्मा, सर कैसे, ये माइकोप्लाज्मा क्या, तो माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का पहले तो बैक्टीरिया है, क्या है, जीवाणु है। ये बैक्टीरिया है जिसकी जो सेल होती है बहुत छोटी सी होती है। क्या होती है, बहुत छोटी सी होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है सब कुछ।
बहुत अच्छा। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो कितनी होती है साइज, तो इसकी साइज होती है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर। 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर की जो होती है इसकी साइज होती है। किसकी? माइकोप्लाज्मा की। क्या है? बैक्टीरिया है। इसी माइकोप्लाज्मा को एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्या? PPLO। क्या बोला जाएगा? PPLO। PPLO का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है, यह इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है PPLO की बात कर रहे हैं। किसको बोला जाता है? इसी माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है, इसी माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है PPLO। ठीक है, जिसकी साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर जिसकी जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। और यही माइकोप्लाज्मा है, यही माइकोप्लाज्मा जिसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। जोकर ऑफ एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत का जोकर किसे बोला जाएगा? तो आप कहेंगे जंतु जगत का जोकर बोला जाएगा माइकोप्लाज्मा को। बात समझ में आया? कहीं वो वाले जोकर की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग को कि हम समझ रहे हैं आप लोग जोकर सुन के कहाँ चले जा रहे हैं, नहीं, तो हम यहाँ एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं कि जंतु जगत में कोई जोकर है तो माइकोप्लाज्मा है, जो कि जिसकी जो सेल होती है बहुत ही कैसी होती है? छोटी होती है। अब लार्जेस्ट सेल की अगर आपसे बात करें कि बताइए लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिच के एग की, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका जो क्या होता है? सेल होता है, कैसा होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। कितना? 15 सेंटीमीटर। कितना लंबा होता है? 15 सेंटीमीटर का होता है। हमें आपसे जवाब चाहिए कि एक शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन कितना होता है, यह जवाब हमें आपसे चाहिए। देन यू से डैट कि लार्जेस्ट सेल अगर बालाजी पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कितनी सर? तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग सर। क्लियर है सर? आगे बढ़े सर? बहुत अच्छे सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा। आप एग्जाम का मतलब क्या होता है? एग्जाम का मतलब होता है कि अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को देखते ही मंत्रा हमारी खोपड़ी में वो चलना चाहिए, नहीं अरे यार ये तो वही था, वही था, तो वही था तो बस वही है। अरे उसे भूले हैं क्या? उसे भूल गए क्या? कौन बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो उसे जब आप नहीं भूले तो इसे क्यों भूलने का प्रयास कर रहे हैं भैया? बात समझ आ रहा है? अच्छा, ये सब समझ आया। अब स्मॉलेस्ट सेल हो गया, लार्जेस्ट सेल हो गया। अब अगर बात करें कि बताइए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर में कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा गया है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका ओवम को कहा गया है, अंडाणु को कहा गया है। किसे कहा गया है? ओवम को कहा गया है, मतलब अंडाणु को कहा गया है। यह ओवम किसके अंदर मौजूद होता है? अरे पुरुष 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 जो हैं, जो लोग पुरुष हैं ना, उनके अंदर मौजूद नहीं होता है। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी ओवम बात करें तो ओवम किसके अंदर मौजूद होता है? फीमेल के अंदर मौजूद होता है। किसके अंदर मौजूद होता है? फीमेल के अंदर मौजूद होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ठीक है। साइज की अगर बात करें इसके साइज की, तो इसकी साइज होती है 0.115 से लेकर 0.5 से लेकर क्या होता है, सॉरी हाँ 0.15 से लेकर इसकी साइज होती है 0.15 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर। बात समझ में आया? 0.15 से लेकर क्या होता है 0.8 माइक्रोमीटर जो होती है वो इसकी साइज होती है। किसकी? ओवम की बात कर रहे हैं, अंडाणु की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं लॉन्गेस्ट सेल। देखिए ये लार्जेस्ट सेल हो गया। अब लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात, मानव शरीर में लॉन्गेस्ट सेल की सबसे लंबी कोशिका की बात कर रहे हैं। देखिए ये लार्जेस्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ह्यूमन में लार्जेस्ट की बात करेंगे तो ओवम है, और ह्यूमन में लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो वो न्यूरॉन है। वो आपकी क्या है? न्यूरॉन है, जिसे आप नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल बोला जाता है, हिंदी में इसे तंत्रिका, क्या बोलेंगे? तंत्रिका कोशिका बोलेंगे आप इसे। क्या बोलेंगे? तंत्रिका कोशिका बोला जाएगा। किसे? नर्व सेल, न्यूरॉन्स को।
ठीक है। अब लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन से? न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन? न्यूरॉन में कौन सी? तो मोटर न्यूरॉन। जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक न्यूरॉन होता है जिसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इस मोटर न्यूरॉन की लंबाई जो होती है ना, ये न्यूरॉन है, ये पूरा, ये बैकबोन की बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम, ये जो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, पूरी की पूरी जो नर्वस सेल है, ये मोटर न्यूरॉन इसमें होता है, जो कि बहुत लंबा होता है, जो कि क्या होता है? बहुत लंबा होता है। किस लिए? इसीलिए इसमें लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इसे बोला गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? जिसकी लंबाई अगर बात 100 माइक्रोन की होती है, कितनी लंबी होती है? 100 माइक्रोन की होती है। बात समझ में आया? बहुत अच्छे। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल। क्या बात करेंगे? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका किस मानव शरीर की कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो आपकी क्या होती है? तो वो आपकी होती है स्पर्म की। स्पर्म की, जिसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक साहब ने किया था, जिन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने लिविंग सेल की भी खोज की थी। तो स्पर्म मतलब शुक्राणु, हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्राणु। ऐसी शुक्राणु की खोज किसने की? सॉरी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक साहब ने किया था, जो कि सेल कैसी होती है? इसकी सबसे छोटी सेल होती है किसमें? मानव शरीर में। बात समझ में आया? अब इससे भी छोटी अगर बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट है, सबसे पहली अगर सबसे छोटी कोशिका देखी जाए मानव शरीर की तो स्पर्म है। पर दूसरी अगर बात करें कि स्पर्म के बाद कौन सा ऐसा चीज है मानव शरीर का जो सबसे छोटा सेल होता है जिसका, तो वो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल। क्या होती है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत कहीं पे? कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं। ठीक है। अच्छा, स्पर्म की अगर बात करें तो कितनी इसकी साइज आप देख लीजिएगा, इसकी साइज 50 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे है कि बताइए लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे? लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल तो वो होती है स्पाइरुलिना की, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है, स्पाइरुलिना। इस स्पाइरुलिना नामक बैक्टीरिया की जो सेल होती है सबसे लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल माना गया है, जिसका शेप जो होता है स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल शेप्ड का होता है। मतलब इसके दोनों छोर पे जो है ना, इस पे दोनों छोर पे फ्लैजला पाए जाते हैं, ऐसे मूवमेंट की तरह, ऐसे मूवमेंट की तरह इसके दोनों छोर पे फ्लैजला पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्पाइरल शेप्ड का होता है पूरा, ये पूरा स्पाइरल शेप्ड का होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल स्पाइरुलिना, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म को कहते हैं, और स्पर्म की बात करें तो आरबीसी, और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आपका क्या? ओवम है, और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आपका नर्व सिस्टम है। ठीक है, समझ में आया? आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और कल से अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सब के सब सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर जो भी चीज आप देख पाते हो, कल से उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखो, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट आपकी कॉपी में होने चाहिए, जो कि एग्जाम के लिए सफिशियंट है। एक बार नोट्स बनाओ, बार बार नोट्स नहीं बनाना। नोट्स एक बार बनाओ, चाहे आप हमसे पढ़कर बनाओ, चाहे आप अनदर टीचर से पढ़ के बनाओ, पर वो भी यही चीज़ पढ़ाएगा, कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा। पर आपको किसका समझ में आता है वो आप जान लीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट बनाइए। ठीक है, उसको रिवीजन करिए। रिवीजन बस एक टाइम खाना खाते वक्त देख लिया, सोते वक्त, सोने से पहले देख लिया, देन रिवीजन कंप्लीट। उसको देखने के बाद अगले दिन फिर यही नेक्स्ट क्लास जो होगी उसको फिर अटेंड करिए। ठीक है, इस तरीके से अपना एक रेगुलर कंटिन्यू टाइमिंग बनाइए, तो आप एग्जाम के बहुत करीब रहेंगे, सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो गाइज, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो भाई साहब क्या करना है, आपको एक सिंबल होता है, मैंने 1000 बार बोला भाई साहब, एक अच्छे से प्यारा सा ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, और इसी सिंबल को आप लाइक बटन समझ के इसको लाइक कर देना ऐसे, और लाइक के बाद इसको शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और अपने दोस्त, अगर चाहते हो कि दोस्त के भी जीवन बदल जाए, तभी उससे कहना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।
टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।